हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। वन लर्नर क्वेश्चन का आज 40वां वीडियो है। इससे पहले 39 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे ज़रूर देख लिया होगा। तो चलिए आइए देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 विधियों का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। किसका किसका? उत्पत्ति की गणना विधि, आय की विधि और व्यय की विधि। ठीक है, लेकिन मुख्यतः अगर बोला जाए कि भारत तो विकासशील देश है। भारत किस प्रकार का देश है? तो भारत एक प्रकार का विकासशील देश है। ठीक है, और विकासशील देश में मुख्यतः आय विधि और उत्पत्ति गणना विधि का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय जानने के लिए विकासशील देशों में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है? मुख्यतः तो आय विधि और उत्पत्ति गणना विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन एक और विधि है, कौन सा विधि? व्यय विधि का भी प्रयोग किया जाता है। अगर मुख्यतः आपसे पूछेगा तो आय विधि उत्पत्ति गणना विधि हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर शब्द किसने बनाया या फिर किसने दिया है? हिंदू वृद्धि दर शब्द किसके लिए? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये दिया गया प्रोफेसर राजकृष्णन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? प्रोफेसर राजकृष्णन के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को हिंदू वृद्धि दर शब्द से संबोधित किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किया गया। और किसके द्वारा? तो प्रोफेसर राजकृष्णन के द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यार्डंग बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो यार्डंग बनने का प्रमुख कारण है हवा का अपर्दन। किसका अपर्दन? पवन का अपर्दन यार्डंग बनने का प्रमुख कारण है। ये एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का ये हवा से बना स्थलाकृति है। ठीक है, हवा से बना क्या है? आकृति है। किसके द्वारा बना है यार्डंग आकृति? तो हवा के अपर्दन के द्वारा। आइए मुख्यतः और भी देख लेते हैं कि हवा के अपर्दन से और कौन कौन सा आकृति बनता है। तो आपसे पूछा जाएगा इंसेल वर्ग। कौन सा? इंसेल वर्ग किसके द्वारा बनता है? तो इंसेल वर्ग जो है हवा के अपर्दन से बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अपवाहन बेसिन, अपवाहन बेसिन किसके द्वारा बनता है? तो अपवाहन बेसिन भी हवा के अपर्दन द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? हवा के अपर्दन द्वारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि छत्रक शिला, कौन सा? छत्रक शिला। छत्रक शिला किसके द्वारा बनता है? तो छत्रक शिला जो है ये भी हवा के अपर्दन द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? हवा के अपर्दन द्वारा छत्रक शिला बनता है। और छत्रक शिला को ही मशरूम रॉक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मशरूम रॉक भी कहा जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मशरूम रॉक किसके द्वारा बनता है? तो हवा के अपर्दन से। या फिर छत्रक शिला किसके द्वारा बनता है? तो छत्रक शिला हवा के अपर्दन द्वारा बनता है। ज्यूगेन, कौन सा? ज्यूगेन किसके द्वारा बनता है? तो ज्यूगेन जो है ये भी हवा के अपर्दन द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? हवा के अपर्दन द्वारा बनता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ड्राई कांटर, कौन सा? ड्राई कांटर किसके द्वारा बनता है? तो ड्राई कांटर आकृति भी हवा के अपर्दन द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? हवा के अपर्दन द्वारा। आइए देख लेते हैं हवा के निक्षेपण द्वारा कौन कौन से बनते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि लोयस, लोयस किसके द्वारा बनता है? तो लोयस जो है ये हवा के निक्षेपण द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? लोयस का मैदान तो हवा के निक्षेपण द्वारा बनता है। बरखान किसके द्वारा बनता है? तो बरखान भी हवा के निक्षेपण द्वारा बनता है। ध्यान दीजिएगा कि हवा के अपर्दन द्वारा नहीं बनता है लोयस, हवा के निक्षेपण द्वारा बनता है। और बरखान तो बरखान भी हवा के निक्षेपण द्वारा बनता है। कोरिडोर, कोरिडोर किसके द्वारा बनता है? तो कोरिडोर भी हवा के निक्षेपण द्वारा बनता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? तो पंचगंगा नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक है। किसकी सहायक है? कृष्णा नदी की सहायक है। आइए कृष्णा नदी की कुछ और भी प्रमुख नदियों को देख लेते हैं जो इनकी सहायक है। तो कृष्णा नदी की सहायक की अगर बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये भी कृष्णा नदी की सहायक है। किसकी सहायक है? कृष्णा नदी की। मालप्रभा, घाट प्रभा, ये सब सारे कृष्णा नदी की सहायक है। किसकी सहायक है? कृष्णा नदी की। मूसी नदी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, दूध गंगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूध गंगा जो है ये नदी किसकी सहायक नदी है? तो दूध गंगा नदी भी कृष्णा नदी की ही सहायक है। भद्रा नदी किसकी सहायक है? तो भद्रा नदी भी कृष्णा नदी की ही सहायक है। और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। कहाँ से? महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है, अगर आपसे गोदावरी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा। किसकी सहायक नदी है? पेनगंगा गोदावरी की सहायक है। वर्धा गोदावरी की सहायक नदी है। पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो ये भी गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती
इंद्रावती भी गोदावरी की सहायक नदी है। और मंजरा सबसे प्रसिद्ध नदी मंजरा, मंजरा, इंद्रावती, पेनगंगा, ये सबसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि किसकी सहायक नदी है। तो मंजरा, इंद्रावती, पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, ये सारे गोदावरी की सहायक नदी है। अगर वहीं कावेरी की सहायक नदी की बात की जाए तो भवानी, अमरावती, लोकपावनी किसकी सहायक नदी है? तो ये सारे कावेरी नदी की सहायक है। किसकी सहायक है? कावेरी नदी की सहायक। आइए देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भवानी नदी जो है किसकी सहायक है? भवानी हो गया, अमरावती और कौन सा? लोकपावनी किसकी सहायक नदी है? तो लोकपावनी भी कावेरी की सहायक है। सिंघसा, कौन सी नदी? शिंगसा किसकी सहायक नदी है? तो शिंगसा भी कावेरी नदी की सहायक है। किसकी सहायक नदी है? कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैनचेस्टर नामक स्थान जो है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मैनचेस्टर नामक स्थान ये इंग्लैंड में पड़ता है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि मैनचेस्टर पड़ता कहाँ है? तो मैनचेस्टर इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में। और ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। लेकिन दक्षिण भारत का कोयम्बटूर और उत्तर भारत का कानपुर को कहा जाता है। और मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और मैनचेस्टर पाया कहाँ जाता है? मैनचेस्टर नामक स्थान, तो ये इंग्लैंड में स्थित है। ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डेट्राइट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्राइट ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। और डेट्राइट नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो यूएसए में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमेरिका में। ठीक है। ओंटेरियो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पहले तो आप ये जान लीजिए, ओंटेरियो नामक स्थान जो है कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा में। और ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कागज उद्योग के लिए। टेक्सास किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टेक्सास रासायनिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? रासायनिक उद्योग के लिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नगोया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नगोया मोटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मोटर कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नगोया नामक स्थान कहाँ है? तो नगोया नामक स्थान जापान में है। कहाँ स्थित है? जापान में स्थित है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, प्लीज नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। उत्तरी अटलांटिक महासागर से सर्वाधिक व्यापार होता है, इसीलिए संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सा है? तो भारत में सबसे नवीनतम चट्टान प्रणाली गोंडवाना चट्टान है। कौन सा है? गोंडवाना चट्टान है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में प्राचीनतम चट्टान कौन सा है? तो प्राचीनतम चट्टान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अरावली युग का चट्टान जो है वो सबसे प्राचीनतम चट्टान है। ठीक है। और इसके बाद अगर आपसे क्रम वाइज पूछ लिया जाए एग्जाम में, अगर सीरीज से क्रम से सजाने को बोल दे कि आप नवीनतम प्राचीन से नवीनतम तक सजाइए, तो आपका आंसर हो जाएगा पहले अरावली, इसके बाद कौन सा? इसके बाद आर्कियन युग का चट्टान। कौन सा? आर्कियन युग का चट्टान। फिर धारवाड़ चट्टान, इसके बाद कुडप्पा आ जाएगा, इसके बाद गोंडवाना आ जाएगा। गोंडवाना सबसे नवीनतम है जबकि अरावली सबसे प्राचीनतम है। अगर मान लीजिए अरावली आपसे ऑप्शन में नहीं दे और आर्कियन दे दे, धारवाड़ दे दे, कुडप्पा दे दे, गोंडवाना दे दे और पूछेगा निम्नलिखित में से सब प्राचीनतम चट्टान कौन सा है, तो आर्कियन युग का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अरावली ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इसीलिए अगर एक हटा भी देगा ऑप्शन में और सारा आंसर, सारा क्वेश्चन आपको पता रहे, सारा आंसर आपको पता रहेगा, तो आप निश्चित है कि सही आंसर टिक कीजिएगा, गलत आंसर टिक नहीं कीजिएगा। इसीलिए केवल सटीक आंसर को याद मत कीजिए, एक ऑप्शन को याद मत कीजिए, 2-3 ऑप्शन को याद कीजिए, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि मेन ऑप्शन को हटा के निम्नलिखित में से कौन सा है ऐसे पूछ लेगा। जबकि आप अभी देखिए कि सबसे प्राचीनतम चट्टान तो अरावली होगा, लेकिन अरावली को हटा के सीधा यहाँ आर्कियन दे दिया और आपके दिमाग में छाया कि सबसे प्राचीनतम चट्टान जो है वो अरावली है। अरावली ऑप्शन में नहीं देगा तो आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा कि इसके अलावे कौन सा होगा। अगर आपको क्रम वाइज पता रहेगा कि हाँ इसके बाद कौन सा होगा, तो आप आराम से
आंसर टिक कर सकते हैं, इसीलिए इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे प्राचीनतम कौन सा होगा? अरावली। सेकेंड नंबर आर्कियन युग का, थर्ड नंबर धारवाड़, फोर्थ नंबर कुडप्पा और फिफ्थ नंबर गोंडवाना, यानी गोंडवाना सबसे नवीनतम चट्टान है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धातु का प्राप्ति किस चट्टान से होता है, तो धातु की प्राप्ति जो है धारवाड़ और कुडप्पा चट्टान से धातु की प्राप्ति होती है। किससे? धारवाड़ और कुडप्पा से धातु की प्राप्ति होती है। लेकिन गोंडवाना चट्टान से, तो गोंडवाना चट्टान कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। गोंडवाना चट्टान से कोयला की प्राप्ति होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण है अरावली। कौन सा है? अरावली। रेसिडुअल मतलब क्या होता है? रेसिडुअल मतलब अवशिष्ट होता है। क्या होता है? अवशिष्ट होता है। तो अरावली जो है वो सबसे प्राचीन के साथ साथ अवशिष्ट पर्वत का भी एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? अवशिष्ट पर्वत का भी एग्जाम्पल है। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली है, और ये अवशिष्ट पर्वत का भी एग्जाम्पल है और मोड़दार पर्वत का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। कौन सा चोटी है? गुरु शिखर। तो गुरु शिखर का ऊंचाई कितना है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च चोटी क्या है, तो गुरु शिखर है, और गुरु शिखर का ऊंचाई कितना है? तो 1722 है। कितना है? 1722 मीटर है। ठीक है, इतना इसकी ऊंचाई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए गुरु शिखर किस पर्वत पर स्थित है, तो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। किस पर्वत पर स्थित है? माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। अब माउंट आबू पर्वत जो है अरावली श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। ठीक है, इसी पर्वत पर गुरु शिखर चोटी स्थित है, और अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ है, तो अरावली पर्वत का निर्माण जो है पूर्व कैम्ब्रियन काल में हुआ है। किस युग में हुआ है? पूर्व कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, अरावली किसका एग्जाम्पल है? तो अरावली अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है, अरावली प्राचीनतम पर्वत का एग्जाम्पल है, अरावली मोड़दार पर्वत का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो टोडा जनजाति जो है ये तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में तमिलनाडु नहीं दे तो पश्चिमी घाट भी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट में भी टोडा जनजाति पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है टोडा जनजाति? तो या तो देखिए इसमें राज्य पूछ लिया जाए मुख्यतः, तो राज्य दे दिया है तमिलनाडु, और तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप लोग क्या आंसर में लगाइएगा? पश्चिमी घाट ऑप्शन में लगाइएगा। पश्चिमी घाट में कौन सा जनजाति पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट में टोडा जनजाति पाया जाता है। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लेप्चा जनजाति, कौन सा जनजाति? लेप्चा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में लेप्चा जनजाति पाया जाता है। बिरहोर जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो बिरहोर जनजाति जो है झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। अगर आपसे पूछा जाए कि गारो जनजाति, कौन सा जनजाति? गारो जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो गारो जनजाति जो है मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गारो जनजाति मेघालय में पाया जाता है। गारो खासी जयंतिया नाम का पर्वत कहाँ पाया जाता है? तो गारो खासी जयंतिया नाम का पर्वत जो है ये भी मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जारवा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो जारवा जनजाति जो है अंडमान निकोबार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार में। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सेम्पेन जनजाति, सेंटलीज जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो सेम्पेन जनजाति भी अंडमान निकोबार का जनजाति है। सेंटलीज जनजाति भी अंडमान निकोबार का है, और अंडमानी भी जनजाति वहाँ का, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, और निकोबारी जनजाति भी अंडमान निकोबार का है। ठीक है, वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे आधी या पुरानी जनजाति कौन सी है, तो सबसे आधी या पुरानी जनजाति कौन सी है? तो जारवा जनजाति है। कौन सी जनजाति? जारवा जनजाति है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडमान निकोबार की एकमात्र जल विद्युत परियोजना कौन सा है? तो अंडमान निकोबार की एकमात्र जल विद्युत परियोजना कौन सा? जल विद्युत परियोजना कौन सा है? कलपोंग है। कौन सा है? कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कलपोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो अंडमान निकोबार में स्थित है और एकमात्र जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति किस प्रकार की शक्ति है? तो राष्ट्रपति की जो क्षमा की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति, वो किस प्रकार की शक्ति है? तो ये एक न्यायिक शक्ति है। कैसा शक्ति है? ये एक न्यायिक प्रकार की शक्ति है। ठीक है, किस प्रकार की? न्यायिक प्रकार की शक्ति है। और क्षमादान की बात की जाए कि राष्ट्रपति की क्षमादान की बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 72 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 में। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, पहले तो आप ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जो है अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया जाता है। किसके तहत? अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है,
अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है? अध्यादेश। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अध्यादेश जो है राष्ट्रपति का किस प्रकार की शक्ति है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना विधायी शक्ति है। कैसी है? विधायी प्रकार की शक्ति। जैसे कि आप लोग देखिए अभी जस्ट कि क्षमादान की शक्ति न्यायिक शक्ति है, उसी प्रकार अध्यादेश की शक्ति जो है वो विधायी शक्ति है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के द्वारा बहुत से लोगों को, बहुत से चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है। आप देखे होंगे केक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो किसी राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो नियुक्ति शक्ति उनकी किस प्रकार की शक्ति है? नियुक्ति करने की शक्ति तो कार्यकारी शक्ति है। किस प्रकार की शक्ति है? कार्यकारी प्रकार की शक्ति है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम किसके पास प्रस्तुत किया जाता है? तो सर्वप्रथम किसके पास प्रस्तुत किया जाता है? पहले तो आप ये देख लीजिए कि नियंत्रण एवं महालेखक, इन्हीं को कहा जाता है केग। क्या कहा जाता है? केग कहा जाता है। ठीक है, और इनका जिक्र किस वर्णन में, किस अनुच्छेद में किया गया है इनका वर्णन? तो इनका वर्णन जो है अनुच्छेद 148 से 158 के बीच किया गया है। किस अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है, यानी कि इनका चर्चा किया गया है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का? तो इनका चर्चा जो है अनुच्छेद 148 से 151 के बीच किया गया है। ठीक है, और इनका काम क्या है? तो इनका काम है प्रतिवेदनों को इकट्ठा करना। और किसको ये सौंपते हैं सबसे पहले? तो ये राष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। और राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो राष्ट्रपति सदन में इसको रखवाते हैं। क्या करते हैं? सदन में इसको रखवाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो इनका कार्यकाल जो है वो 6 साल या 65 वर्ष का होता है। यानी कि दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए। अगर 6 साल का कार्यकाल पहले पूरा हो जाए तो ठीक है, अगर 65 वर्ष का उम्र ही पूरा हो जाए तब भी इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सीएजी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया? तो इनका चर्चा जो है 148 से 151 के बीच किया गया है। ठीक है, वर्तमान में केक कौन है, यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो संजय मूर्ति हैं। कौन है? संजय मूर्ति हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और राष्ट्रपति के द्वारा रखा कहाँ जाता है? देखिए, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है वो केंद्र संबंधित सूचना जो है वो किसको सौंपते हैं? वो राष्ट्रपति को देते हैं। किसके देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं इकट्ठा करके। लेकिन राज्य में किसको देते हैं? तो राज्य में ये राज्यपाल को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं प्रतिवेदन? तो राज्यपाल को सौंपते हैं। ठीक है, राज्यपाल विधानसभा में रखवाता है और राष्ट्रपति जो है वो सदन में रखवाते हैं, सदन में लोकसभा में रखवाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेजा जा सकता है? तो किसी विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत भेजा जाता है राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को? तो अनुच्छेद 200 के तहत। किसके तहत? 200 के तहत। मान लीजिए विधानसभा से कोई विधेयक पारित हुआ। ठीक है, तो विधेयक पारित हुआ तो उस विधेयक पे जब तक राज्यपाल साइन नहीं करेंगे तो कैसे कानून बनेगा? जैसे कि केंद्र में अगर कोई विधेयक पारित होता है तो उस पर कौन साइन करता है? उस पर अनुमति देते हैं राष्ट्रपति। उसी तरीके से विधानसभा में तो राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल के पास एक और शक्ति है। अगर मान लीजिए वो साइन नहीं किए तो उस विधेयक को वो आरक्षित कर देते हैं। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। और राष्ट्रपति को वो भेज देते हैं कि आप इस पर विचार कीजिए, ये सही है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 200 के तहत। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? संसद द्वारा विधि बनाकर। किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? संसद द्वारा विधि बनाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध है? तो अनुसूची 7 में है। किस अनुसूची में है? अनुसूची 7 में है। ठीक है, अनुसूची 7 की बात की जाए तो इसमें 3 प्रकार की और अनुसूची दी गई है। कौन कौन से अनुसूची? तो संघ सूची। कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 246। किस अनुच्छेद में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है? राज्य सूची और संघ सूची, समवर्ती सूची का? तो अनुच्छेद 246 में। लेकिन किस अनुसूची में वर्णन किया गया है? तो अनुसूची 7 में, लेकिन अनुच्छेद 246 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य सूची में
जो भी विषय का चर्चा किया गया है उस विषय से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो राज्य सूची में जो भी विषय दिया गया है उस विषय से संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, जबकि संघ सूची में जितने भी विषय हैं उस विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। और समवर्ती सूची में जो विषय दिया गया है उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। लेकिन अगर एक ही विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना दे तो वैसे कंडीशन में केंद्र सरकार के कानून को मान्यता दिया जाता है, राज्य सरकार के कानून को नहीं। ठीक है, अगर विवाद हो गया किसी कानून पर, जैसे समवर्ती सूची में दोनों का अधिकार है, दोनों ही एक ही विषय पर कानून बना दिए और राज्य सरकार बोलेगा अपना और केंद्र सरकार बोलेगा अपना, तो वैसे में केंद्र सरकार के कानून को मान्यता दी जाती है। ठीक है, एक और सूची है, कौन सी सूची? अवशिष्ट सूची। कौन सी सूची है? अवशिष्ट सूची। तो अवशिष्ट सूची का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अवशिष्ट सूची का चर्चा जो है अनुच्छेद 248 में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 248 में। जबकि राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची का वर्णन अनुच्छेद 246 में किया गया है और अनुसूचित अनुसूची 7 में किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, और एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक है, कितने दिन के लिए? एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला नंबर तो आपात, आप जान लीजिए आपात कितने प्रकार के होते हैं? तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और कौन कौन से? तो एक तो होता है राष्ट्रपति शासन। कौन सा? राष्ट्रपति शासन। अगर राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 356 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 356 में। और 352 में क्या दिया गया? 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 352 में। और वित्तीय आपातकाल का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्तीय आपातकाल का चर्चा अनुच्छेद 360 में किया गया है। ठीक है, किस में किया गया है? अनुच्छेद 360 में। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो संसद को कितने दिनों के अंदर अनुमोदन देना अनिवार्य है? तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो 30 दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर संसद को अनुमोदन देना अनिवार्य है। जबकि राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल लगता है तो वैसे कंडीशन में 60 दिनों के अंदर अनुमोदन देना अनिवार्य है संसद को। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा का अनुमोदन देना अनिवार्य है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि लोकसभा विघटित हो जाता है। क्या होता है? लोकसभा विघटित हो जाता है। तो क्या वैसे टाइम में आपातकाल नहीं लगेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राष्ट्र आपातकाल उस समय भी लगाया जा सकता है। लेकिन वैसे कंडीशन में क्या होता है कि एक सदन से तो अनुमोदन मिल गया लेकिन दूसरी सदन से तो अनुमोदन नहीं मिला है। तो वैसे कंडीशन में होता है कि जब नवनिर्वाचित लोकसभा आएगा, नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम बैठक के, ध्यान दीजिएगा, नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम बैठक के 30 दिनों के अंदर अनुमोदन देना अनिवार्य है। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर अनुमोदन देना अनिवार्य है। जबकि पहले क्या था? 60 दिनों का। लेकिन अगर विघटन हो चुका है तो 30 दिनों के अंदर अनुमोदन देना अनिवार्य है। और कब से? तो लोकसभा के नवनिर्वाचित बैठक, पहली बैठक के 30 दिनों के अंदर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जो है ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहाँ के संविधान से? अमेरिका के संविधान से। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया जर्मनी के वाइमर संविधान से। कहाँ से लिया गया? जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल का प्रावधान लिया गया है। लेकिन वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी बीमारी हो सकती है? यानी कि आपके ब्लड में अगर आरबीसी की संख्या बढ़ गई है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? तो पॉलीसाइथीमिया नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? पॉलीसाइथीमिया बीमारी हो जाती है। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीसी के बढ़ने से पॉलीसाइथीमिया बीमारी हो जाती है, लेकिन आरबीसी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? कमी से, तो आरबीसी की कमी से जो है इस्कीमिया नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? इस्कीमिया नामक बीमारी आरबीसी की कमी से होती है। और आरबीसी की बढ़ोतरी से तो पॉलीसाइथीमिया होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खून की कमी से, किसी कमी से, खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो खून की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया नामक बीमारी खून की कमी से होती है। जबकि आरबीसी की कमी से इस्कीमिया होती है और आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथीमिया होती है। वहीं एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि
WBC की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो WBC की अधिकता से ल्यूकेमिया नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी? जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। तो WBC की अधिकता से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो ल्यूकेमिया हो जाती है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि WBC की जैसे अधिकता से ल्यूकेमिया होती है तो क्या इसके कमी से भी बीमारी होती है? तो जी बिल्कुल, WBC की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो WBC की कमी से ल्यूकोपोनिया बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? ल्यूकोपोनिया नामक बीमारी WBC की कमी से हो जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या जो है वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्किन में कौन सा बंधन होता है? तो एल्किन में द्विबंधन होता है। क्या होता है? द्विबंधन होता है। एक्चुअली होता क्या है कि देखिए, तीन होता है, एक एल्किन होता है, एल्काइन होता है, एल्केन होता है। अगर एल्किन की बात की जाए तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है CnH2n। क्या होता है? H2n होता है एल्किन का फार्मूला। ठीक है, और एल्किन क्या है? तो एल्किन जो है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि इसके पास जो है कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक द्विबंध होना जरूरी है। क्या होता है? इस कार्बन कार्बन के बीच दो बंधन होना जरूरी है। जैसे कि ये क्या है? ये कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध है, कम से कम होना चाहिए। ठीक है, वहीं एक और होता है। क्या होता है? एल्केन होता है। क्या होता है? एल्केन। एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो कभी कभी फार्मूला ही पूछता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एल्केन का फार्मूला क्या होता है, तो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। क्या होता है एल्केन का फार्मूला? तो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? एल्केन जो है यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अभी जस्ट देखिए, एल्किन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और उसमें कम से कम द्विबंध होना जरूरी है कार्बन कार्बन के बीच। लेकिन एल्केन क्या है? एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इनके पास क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंधन होता है। क्या होता है? केवल एकल बंधन होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं मीथेन CH4 क्या है? एकल बंधन है। ठीक है, और जबकि एल्किन का अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एल्किन का एग्जाम्पल हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। C2H4 से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं एथीन को? C2H4 से दर्शाते हैं एल्किन को। ठीक है, एक और होता है एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, तो एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n और -2 होता है। जबकि एल्किन में क्या होता है? एल्किन में +2 हो जाता है और एल्काइन में क्या होता है? एल्किन में +2 होता है। लेकिन वहीं एल्काइन की बात की जाए तो एल्काइन में क्या हो जाता है? एल्काइन में CnH2n-2 हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है? एल्काइन की बात की जाए तो इसमें क्या होता है? कम से कम कार्बन कार्बन के बीच एक 3 बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बोले तो जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच ये 3 बॉन्ड होना जरूरी है। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं एल्काइन का, तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं एथाइन। क्या होता है? एथाइन। C2H2 ये एल्काइन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसमें कंडीशन क्या है? तो इसमें कम से कम एक ट्रिपल बंधन होना जरूरी है कार्बन कार्बन के बीच, और ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यानी कि एल्किन भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और एल्काइन भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। केवल एल्केन ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तीनों का फार्मूला हम लिख दिए हैं। आई होप आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि मैं सारा यहाँ क्लियर नहीं लिख पा रही हूँ। देखिए, एल्केन का फार्मूला क्या है? एल्केन का फार्मूला है CnH2n+2। ठीक है, एल्किन का फार्मूला क्या है? एल्किन का फार्मूला है CnH2n। केवल CnH2n है, इसमें कुछ नहीं लगा है। जबकि एल्काइन का फार्मूला क्या है? तो एल्काइन का फार्मूला है CnH2n-2। क्या है एल्काइन का फार्मूला? CnH2n-2। ठीक है, और एल्काइन में क्या है? तो एल्काइन में कंडीशन है कि कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। जबकि एल्किन का कंडीशन क्या था? तो एल्किन का कंडीशन था कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक द्विबंध होना जरूरी है कार्बन कार्बन के बीच। ठीक है, आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप लोग नोट डाउन भी कर लिए होगा। अगर नहीं कर पाए होंगे तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करके हैलोजन ग्रुप में सबसे अभिक्रियाशील कौन सा है? तो हैलोजन ग्रुप में सबसे अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन हैलोजन ग्रुप में सबसे अभिक्रियाशील है। अगर हैलोजन ग्रुप की बात की जाए तो फ्लोरीन हैलोजन ग्रुप के अंतर्गत आएगा। क्लोरीन भी
हैलोजन ग्रुप के अंदर आएगा। ब्रोमीन, तो ब्रोमीन भी हैलोजन ग्रुप के अंदर आएगा और आयोडीन भी हैलोजन ग्रुप के अंदर आएगा। तो इन्हीं चारों पांचों से क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, कि क्लोरीन मान लीजिए 3-4 दे दिया, उसमें से एक डिफरेंट दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि हैलोजन ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन से हैलोजन ग्रुप के अंतर्गत नहीं आता है। तो अगर आपको सब पता रहेगा तो आप आराम से आंसर टिक कर सकते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे हैलोजन ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। और इसने कब अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो सन 1917 में। कब? सन 1917 में। और इस वर्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो है वो कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। अगर वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला कौन थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। जबकि प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछ लेगा तो आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ लेगा तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, और इनके द्वारा कब अध्यक्षता किया गया था? सरोजिनी नायडू के द्वारा। तो इनके द्वारा अध्यक्षता किया गया था सन 1925 में। कब किया गया था? सन 1925 में। और कहाँ वाले अधिवेशन का? तो कानपुर वाले अधिवेशन की, शायद कानपुर या कानपुर, हाँ कानपुर वाले अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था उस वर्ष, मतलब 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो कानपुर में हुआ था और 1917 में तो कोलकाता में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था 1917 वाला? तो एनी बेसेंट के द्वारा। जबकि 1925 वाला में सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जिसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का वायसराय कौन था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय था। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ग्लेडस्टोन था। कौन था? ग्लेडस्टोन उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल था। कौन था? जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? रहीमतुल्लाह सयानी था। कौन था? रहीमतुल्लाह सयानी था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जैसे कि पूछ लिया कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, उसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था। कौन था? चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व विहीन था। इसका नेतृत्व किसी के द्वारा नहीं किया गया था, ये नेतृत्व विहीन आंदोलन था। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन, सॉरी बार बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुंह से निकाला नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन जो है एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन के समय भारत के जितने भी प्रमुख नेता थे उन सारों को ब्रिटिशों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उस समय महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था। और जवाहरलाल नेहरू को कहाँ रखा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके अहमदनगर किला में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? अहमदनगर के किला में रखा गया था। तो इसी प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल में रखा गया था। ये क्वेश्चन
बीपीएससी में 2-3 बार पूछा जा चुका है कि एक बार तो पटना ऑप्शन में दिया था, एक बार बांकीपुर दिया था। अगर पटना ऑप्शन में दे और बांकीपुर ऑप्शन में दे तो करेक्ट आंसर बांकीपुर हो जाएगा। अगर बांकीपुर ऑप्शन में ना दे, पटना दे, तो आंसर हो जाएगा पटना। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल में, पटना के बांकीपुर जेल में। ठीक है, उसी तरीके से पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। वर्तमान झारखंड में हजारीबाग पड़ता है, हजारीबाग के जेल में उनको गिरफ्तार करके रखा गया था। ठीक है, और किस ऑपरेशन के तहत भारत के मुख्य नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो ऑपरेशन जीरो के तहत। किसके तहत? ऑपरेशन जीरो चलाकर भारत के सारे मुख्य नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत जो है ये हुआ था 8 अगस्त 1942 के मध्य रात्रि में। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 के मध्य रात्रि में। इसीलिए कभी कभी ऑप्शन में देता है 9 अगस्त, क्योंकि मध्य रात्रि के बाद 12 बजे के बाद तो 9 अगस्त ही हो जाएगा ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी? 12 बजे 8 अगस्त के मध्य रात्रि 1942 में हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो और मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो करो और मरो का नारा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो करो और मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसके द्वारा जैसे कि पूछ लिया जाए करो और मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक इसी तरीके से पूछा जाता है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? यूसुफ मेहर अली के द्वारा अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही करो और मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, कन्फ्यूजन नहीं हुए होंगे। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं रीड करती हूँ और उसका आंसर दे दूँगी। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं हो। तो आई होप आज का भी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।